हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, द हिंदी हॉरर स्टोरी YouTube चैनल में। अगर आप भी सुनना चाहते हो जिन, जिन्नात, चुड़ैल, आदि मानव, भेड़िया मानव या किसी और टॉपिक की कहानियाँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सबसे पहली कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो हमें पहली कहानी हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम अमित है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ अमित जी की कहानी, जो कि मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है एंड हेलो सर, मैं आपके कहानियों का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके 8 ही सब्सक्राइबर है, आप नए यूट्यूब पर आए हो। मैं आपकी कहानियों को पसंद करता हूँ और आपके 8 सब्सक्राइबर्स में मैं भी एक हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ पिछले कई सालों, मतलब कुछ दिन में ही मेरे साथ वो हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया और अपने माइंड में भी सोच के रखा था। मैं आपकी कहानी हमेशा रात को सुनता हूँ। मैं हर रोज़ आपकी कहानी अपलोड होती है, मैं हर रात आपकी कहानी सोते वक्त सुनता हूँ, लेकिन डर भी बहुत लगता है। इसलिए रोज़ मुझे वो आदत पड़ गई कि आपकी कहानी सुने बिना मैं सो नहीं सकता था। इसलिए एक दिन ऐसे ही मैंने आपकी एक कहानी सुनी और सोने के लिए चला गया। जैसे ही मैं सोया, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे खिड़की पर खड़ा था, लेकिन मैंने सोचा मैंने अभी एक कहानी देखी है, सिर्फ इनसे सुनी है, इसलिए मेरे दिमाग में कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा, मुझे सपना आया था दोस्तों वो कहानी सुनने के बाद, कि मुझे एक पत्थर से बांधा हुआ है। एक बड़े से पत्थर से किसी ने मेरे हाथ और पैर मेरे बांध दिए हैं, और उस पत्थर के नीचे एक गुड़िया है जिसकी आँखों में, पैरों में, कानों में, नाक में कील घुसाए हुए थे जो किसी पत्थर से ठोके हुए थे, और वो मेरे पत्थर के नीचे और मुझे पत्थर के ऊपर बांध के रखा था। और कोई अदृश्य शक्ति, मतलब कोई गंदा सा सड़ा हुआ चेहरे वाला आदमी मुझे मारने के लिए पत्थर के पास आ रहा था। मैं उसका बस साया ही देख पा रहा था। और मैंने ऐसे ही, जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने देखा मेरे सामने ही एक औरत गंदी शक्ल लिए बैठी है, जो कि शक्ल पूरी तरीके से सड़ी हुई थी, और दिखने में तो बस आंखों में 2 काले गड्ढे थे। ये देखकर मेरी तो रूह कांप गई कि जब मैंने देखा कि उसके हाथ में वही गुड़िया थी। उसके हाथों में वही गुड़िया और वो चुड़ैल। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने से पहले ही मैंने कुछ महसूस किया कि उसका हाथ मेरे कंधे पर मुझे सहला रहा था और ये कह रहा था कि बस और सुन कहानियाँ, तेरी मौत तो आज पक्की है। ये सब मैं सुन ही रहा था कि मुझे इतने जोर से धक्का लगा कि जैसे मैं किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया हो, और झट से मेरी आंखें खुली तो मेरी माँ मुझे उठा रही थी। मैं एक ही सपने में मैं 2 बार जगा। सर, आपकी कहानियाँ बहुत ही खतरनाक होती है। मैं तो बस यही रिकैल्कुलेशन दूंगा कि आपकी कहानियों से मेरे साथ तो कुछ घटा नहीं, बट एक सच्ची घटना मेरे साथ घटी है, ये मेरा कहना है। थैंक यू सर। मेरी कहानी, आशा करता हूँ कि मेरी कहानी भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। हम बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की ओर, जो कि हमें रामदास ने भेजी है, जो खंडाला से बिलोंग करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में होता है। उनका कहना है कि अक्सर लोग खंडाला में घूमने आया करते हैं, खास करके बारिश के मौसम में। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद ही आपको अच्छा ना लगे, आपको डर लगे, लेकिन मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ उसकी एक ना एक पूरी बात सच्ची है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
मैं खंडाला में रहता हूँ और आने जाने वाले ट्रेन में बहुत सारी भीड़ लगी ही रहती है। उन्हीं ट्रेनों में जो लोग आते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ सबसे फेमस तो चक्की मिलती है, चिक्की, लोनावाला चिक्की आप सभी ने सुना ही होगा। लोनावाला और खंडाला में मैं भी एक चिक्की बेचने वाला साधारण सा व्यापारी हूँ, जो कि ट्रेन आती ही ट्रेन में घुस जाता हूँ और अपनी चक्कियाँ वहाँ के लोगों को बेचता हूँ। तो एक दिन मेरे फूफा जी, जिनका बेटा, मेरे फूफा जी ने लोनावाला में एक सबसे बड़ा बंगलो लिया है, जो कि जंगलों के बीचों बीच बसे हुए घरों में से एक है। तो मेरे फूफा जी के बेटे ने एक दिन, वो वैसे तो वो बाहर ही रहते हैं, लेकिन उसका बहुत मन होता है कि वो कैसी ऐसे हरियाली वाली जगह में जाना उसको पसंद भी बहुत आता है। इसलिए मुझे फूफा जी ने कहा कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे यहाँ भेज रहा हूँ, तुम बस उसे उस घर तक पहुँचा दो, बाद में वो अपना सब कुछ देख लेगा। तो मैंने जैसा उन्होंने मुझे कहा मैंने वैसा किया। उनके बेटे को मैंने उनके फार्म हाउस पर लेकर मैंने जाकर उन्हें छोड़ दिया और मैं वापस अपने धंधे पर चला गया। लेकिन मुझे शाम को ही पता चला कि उसकी बहुत बेरहमी से मौत हो गई है और उसके मौत से पहले उसके घर में जो नौकर था उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बाबूजी दोपहर के 2 बजे बहुत गंदी तरीके से चिल्लाते हुए मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि नहीं, यहाँ मुझे नहीं रुकना, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वो किस बात से डर रहे थे, तो उसने भी डरते हुए कहा कि बाबूजी को कैमरामैन होने का बहुत शौक है, का मतलब उन्हें फ़ोटो निकालना बहुत पसंद था। तो बाबूजी ने मुझे कहा था कि मैं थोड़ी देर में फ़ोटो निकालने के लिए चला जाऊंगा। और लगभग बाबूजी ने शाम के 6 बजे एक कॉफ़ी बनाई और छत पर जाकर उसे पी रहे थे, लेकिन उन्हें याद आया कि वो कैमरा भी अपने साथ ऊपर ले गए हैं। तभी उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं कैमरे से यहाँ की फ़ोटो 2-4 फ़ोटो खींच ही लूँ। ऊपर से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा था। तो बाबूजी ने कैमरा उठाया और वहाँ की ऊपर से फ़ोटो खींचने लगे, जो कि उनका फार्म हाउस पूरे जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। लेकिन फ़ोटो खींचते वक्त उनके कैमरे में जूम मोड बहुत ही क्लैरिटी वाला था। उन्होंने जब जूम करके देखा तो एक पेड़ पर उन्हें एक नंगा इंसान दिखाई दिया। जब उन्होंने और ज़्यादा जूम करके देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई नंगा इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया जानवर था, जो कि आधा भेड़िया और आधा इंसान होता है। इस पर उनका यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा जानवर भी कहीं हो सकता है, आधा भेड़िया आधा जानवर। उसे देखते ही बाबूजी ने चाय का कप नीचे डाल दिया और अपना कैमरा लेकर वहाँ से जल्दी भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते और बाहर जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते, उससे पहले ही उनके दरवाज़ा नॉक हो गया। और जब उन्होंने डरते हुए आई होल से बाहर देखा तो वो भेड़िया उनके दरवाजे पर भी आ चुका था। इतनी स्पीड भला कौन से जानवर में हो सकती है कि बाबूजी को तो हमारे ऐसा लगा कि उसने बाबूजी को देखा ही नहीं था इतनी दूर से। लेकिन वो देखते ही देखते घर के सामने तक आ चुका था। फिर मैंने बाबूजी से, मैं अंदर ही था, बाबूजी ने मुझे ये सब बताया और बाबूजी ने कहा रामदास मुझे जीना है, मैं छुपना चाहता हूँ कहीं ना कहीं जाकर। तो मैंने कहा जी छुपिए आप। और ना जाने क्या हुआ, जब मैंने बाबूजी की कोई आवाज़ नहीं सुनी, आधे घंटे बाद वो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन 1 घंटे के बाद बाबूजी का कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। तो मैंने डर के मारे वो दरवाज़ा भी तोड़ दिया एक बड़ी सी कुल्हाड़ी के सहायता से। जैसे ही मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो मैंने बाबूजी की डायरेक्टली लाश ही देखी, जिसके सामने वाली खिड़की का पूरा कांच टूटा हुआ था और बाबूजी के गर्दन में बड़े बड़े दांतों के निशान थे, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने इतने जोर से काटा था कि बाबूजी के पूरे गर्दन की नसें तक उखड़कर बाहर गिर गई थी और बाबूजी के शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं थी।
लेकिन जब बाबूजी का कैमरा लिया गया तो साफ साफ बात ये थी कि कैमरे में एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं हुआ था, जबकि मेरे बाबूजी ने ये कहा था कि मैंने सारे के सारे उसके फ़ोटो खींचे हैं। तो क्या कोई भेड़िया जानवर कैमरे से भी फ़ोटो डिलीट कर सकता है? इस पर मेरी तो कोई राय नहीं थी, लेकिन वो जो भी हुआ, पुलिस ने भी इस बात को छुपा कर ही रखा। और मैंने भी बहुत लोगों से वहाँ पर सुना कि वहाँ पर भेड़िया जानवर दिखाई दिया है बहुत लोगों को। तो मैंने भी वो घर छोड़ दिया और मैं भी आजकल मेरे ही छोटे बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ और मैंने उस बंगलों पर आज तक मैं कभी नहीं गया। और आशा करता हूँ आप भी सतर्क ही रहिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी की तरफ हम अब बढ़ने वाले हैं, जो कि हमें रामपाल ने भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं रामपाल की कहानी की ओर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामपाल है। मैं कथल्ला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये कहानी इंस्टाग्राम पर सर को डीएम की थी। मैं इस कहानी का एक कतरा न कतरा पूरा सच से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरी कहानी मेरे खुद के साथ ही एक आप बीती है। मैं 14 साल का रहा था, तब मैं और मेरे दोस्त बहुत ही शरारतें किया करते थे। मेरे माँ बाप मुझे बहुत बार कहते थे कि अपनी शरारत कम कर, नहीं तो तुझे एक दिन भूत लेकर चला जाएगा। लेकिन मैं कभी इन चीज़ों से डरा नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त कहा करते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये बस एक अंधविश्वास की कहानियाँ हैं। लेकिन हमने इन पर कभी भरोसा किया भी नहीं। लगभग ऐसे ही बातों बातों में हम बड़े हो गए। बड़े मतलब मैं 19 साल का हो गया। एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा कि हम आज रात पड़े हुए खेतों में हम आज पार्टी करेंगे। मैंने भी कहा ठीक है, हम पार्टी करेंगे। रात का समय हो गया, लगभग 11:30 बज चुके थे और हमने चिकन की पार्टी रखी थी। दोस्तों ने कहा था कि तू आधा किलो चिकन ला और मैं 1.5 किलो लाऊंगा और दूसरा दोस्त 1 किलो लाएगा, और हम तीनों मिलकर बाद में चिकन बनाने के बाद बाकी के दोस्तों को खाने पर बुलाएंगे। हमने चूल्हा जलाया। हम खेत के बीचों बीच गए थे, जहाँ से हमारा घर 2 या 3 किलोमीटर दूर था। हमने चिकन बनाया और बाद में उसे पकाने के लिए छोड़ दिया। चिकन पक तो गया, तभी मेरा दो दोस्तों ने मुझसे कहा कि तू यहीं पर रखवाली कर, क्योंकि खेतों में कुत्ते वगैरह भी बहुत घुमा करते थे, तो ना जाने कब आकर कोई कुत्ता वगैरह उस चिकन को मुंह लगा दे। तो मैंने कहा ठीक है, तुम उन्हें बुला कर लाओ, तब तक मैं यहाँ पर इन चिकन की रखवाली करता हूँ। मेरे दोनों दोस्त उन दोस्तों को बुलाने के लिए चले गए। मैं अकेला ही वहाँ पर उसकी रखवाली किए कर रहा था। मुझे बहुत सारे नशे की भी आदतें लगी हुई थी, तो मैं सिगरेट फूंक रहा था। तभी मेरी नज़र गई कि कोई सफ़ेद चीज़ आई, हमारे बर्तन से चिकन निकाला और बिरयानी खाने लगी। वो बिरयानी मेरे दूसरी तरफ मुंह करके खा रही थी। वो पीछे से कोई औरत लग रही थी। तो मैंने कहा, ए, क्या कर रही हो तुम? ये हमने अपने दोस्तों के लिए बनाया है, तुम इसे मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कहा, फिर से एक बार मैंने कहा कि चल भाग यहाँ से, इसे खाना तेरे लिए सही नहीं होगा, नहीं तो मैं और मेरे दोस्त तुझे बहुत पीटेंगे। लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं उसके पास गया और जैसे उसके कंधे पर हाथ रखा, तो मैंने आगे से अपना कंदील उठाया, जो कि पुराने ज़माने में लाइट का काम करता था, और उस कंदील में मैंने उसकी शक्ल देखी तो उसकी शक्ल पूरी सड़ी हुई थी और बस 2 आँखों के काले गड्ढे थे। मैंने ये सब देखा और वो चिकन तो ऐसे खा रही थी जैसे 10 जन्मों की भूखी हो। मैंने ये
ज़माना देखते और उसका चेहरा देखकर मैं कुछ इस तरीके से भाग पड़ा कि जैसे मेरे पीछे 10 शेर लगे हो। मैं इतना जोर से भागा खेतों में से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पीछे से मुझे इतनी गंदी तरीके से मुझे आहट आ रही थी कि वो पूरा का पूरा खेत, वो चुड़ैल इस तरीके से मेरे साथ भाग रही थी जैसे कोई कुत्ता या कोई जानवर अपने चारों पैरों पर भागता है। इतने तेजी से वो मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे दोस्त सामने से ही आ रहे थे। मैंने उन्हें कहा, जल्दी भागो नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने वो मंजर देखा तो मुझे कहा, यार क्या हो गया, तू पागल हो गया क्या? तो मैंने उससे कहा, पीछे इशारा किया। उन्होंने जब उसे देखा तो वो कुत्ते की तरह बौखला गए और भागने लगे। हम इतने जोर से भाग रहे थे कि कड़ी ठंड में भी हमें पसीने छूट रहे थे। मेरे दोस्तों के मुंह से कई अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी जैसे वो अभी मर ही जाएंगे। हम इतने जोर से भागते रहे जब तक कि हम घर ना पहुंच गए। लेकिन एक बात तो सही थी कि वो जो भी चीज़ थी हमारे पीछे, उसके आहट हमें हम हर घर तक सुनाई दे रही थी। दूसरे दिन हम सब दोस्त एक साथ मिले तो हर एक दोस्त ने कहा कि मुझे भी वो आहट सुनाई दी, मुझे भी। हर दोस्त कह रहा था कि हर दोस्त के पीछे घर तक आहट सुनाई दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो एक ही चुड़ैल हमारे 6 दोस्तों के पीछे कैसे भाग सकती है? यही आज तक हमारे लिए एक सवाल है। और उसके बाद हमने कभी भी खेतों में रात को जाना सही नहीं समझा और मैं आज भी अपने खेतों में रात में कभी अकेला नहीं गया, क्योंकि उस दिन के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं खेतों में अकेला जाऊं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चौथी कहानी। तो चलो बढ़ते हैं 5वीं कहानी की ओर, जो कि हमें ललिता ने भेजी है, जो पैसे से एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुकी है और मुंबई में रहती है। तो कवि ललिता का कहना है कि वो मुंबई में 3 साल से जॉब करती है, जिसमें उसका पेमेंट और सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसकी ज़िंदगी बहुत सही चल रही है। तो कवि ललिता के एक दिन दिमाग में आया कि मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, तो अब मैं शादी के भी लायक हो चुकी हूँ। क्यों ना मैं एक फ्लैट ले लूँ ताकि मुझे मिलने वाला रिश्ता भी अच्छा हो। यह सब सोचकर ललिता एक फ्लैट देखने के लिए दूर के किसी बंगलो या बिल्डिंग प्लॉट में गई, जहाँ पर ढेर सारे प्लॉट्स थे। ललिता को भी वहाँ पर एक फ्लैट मिला जो कि 7वें मंजिल पर था, जहाँ पर 6 मंजिल तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन 7वें उस बिल्डिंग में सारे मिलकर 9 मंजिल थी। लेकिन 7वें मंजिल को छोड़कर हर मंजिल पर लोग रहते थे। तो उस इंसान ने कहा कि मैडम, आपको तो बस ये 7वें मंजिल पर ही एक फ्लैट है जो आपको मिल सकता है। तो ललिता ने भी कहा, ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद है, मैं ये लेना चाहती हूँ। तो ललिता ने पैसे जो भी उसके कागजात थे वो पूरे कर दिए और वो फ्लैट अपने नाम पर कर लिया। बाद में ललिता ने 3 महीनों तक उस फ्लैट को नील कर दिया और वहाँ पर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद ललिता की वहाँ पर पहली रात थी। जब ललिता सो गई तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। तो ललिता ने उठकर देखा तो पूरे कमरे में एक सन्नाटा था। ललिता ने पूरी लाइट जलाई और वो रात भर सो नहीं सकी। दूसरे दिन ललिता का ऑफिस में भी दिन अच्छा नहीं गया। ललिता रात को फिर से फ्लैट में गई तो उसने लिफ्ट में, जब वो लिफ्ट में चढ़ी तो उसने 7वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधे ऊपर जाकर टेरेस पर रुक गई। तो ललिता ने सोचा कि लिफ्ट में कोई गड़बड़ी होगी। तो ललिता ने स्लैब से ही नीचे सीढ़ियों से जाना शुरू किया। ललिता स्लैब से 9वें मंजिल से 7वें मंजिल तक चल के गई और जब वो 7वें मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर बिल्कुल सामने है फ्लैट, और फ्लैट तक जाने के लिए जो भी रास्ता है वहाँ पर पूरा सन्नाटा था। ललिता को यह सन्नाटा कुछ सही नहीं लगा। उसके दिल में बहुत डर पैदा करने वाला वो सन्नाटा था। तो ललिता
आगे बढ़कर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोली और जल्दी से अंदर गई। खाना लगाया, खाना खा लिया और लेटने के लिए चली गई। उस दिन ललिता ने सोच के रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं उठूंगी। लेकिन रात के लगभग 1:30 बजे सविता को एक कॉल आई, जिस पर उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि ललिता, ये फ्लैट मेरा है, इसे छोड़कर जल्दी से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा और अपने दिल को फाड़ चीर के मेरे सामने रखना पड़ेगा। ये सब सुनते ही ललिता के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ललिता ने सोचा कि कोई पागल होगा जो ऐसी बातें कर रहा होगा, तो ललिता ने फ़ोन कट किया और फिर से सो गई। लेकिन ललिता को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कल की पूरी रात और आज का पूरा दिन वो सोई नहीं थी। लगभग रात के 2 बजे तक ललिता को नींद आ चुकी थी। लेकिन 3 बजे ललिता को ऐसा लगा किसी ने उसे बांध के रखा हो। जब उसकी आंखें खोली तो वो हिल नहीं पा रही थी। ललिता को किसी ने जकड़ के रखा हुआ था और उसने अंधेरे में ही देखा कि उसके बेड के पास ही कोई नीचे बैठा हुआ है और कह रहा है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर मत रुको, नहीं तो तुम्हें अपना दिल चीर फाड़ के मुझे देना होगा। ललिता ने कहा, कौन हो तुम और क्यों ये सब मेरे साथ कर रहे हो? लेकिन उसकी एक भी आवाज़ नहीं आई और एक झटके में ललिता सो गई। ललिता जब सुबह उठी तो उठते ही उसने अपना पूरा बैग भर लिया और वहाँ से निकल पड़ी। दूसरे दिन जब ललिता उसी फ्लैट पर गई तो उसने वॉचमैन को सारी बात बता दी। तो वॉचमैन ने कहा कि मैडम जी, आपके जैसी कोई लड़की यहाँ पर एक वही फ्लैट में रहती थी जिसका सपना यही था कि मैं अच्छी नौकरी पर हूँ, मेरा फ्लैट है, तो कोई भी रिश्ता मेरे लिए आएगा वो अच्छा ही आएगा। लेकिन उस लड़की ने ना जाने क्यों लेकिन 10वें फ्लोर से आत्महत्या कर ली। क्यों किसी को पता नहीं, लेकिन 7वें फ्लोर पर जो भी इंसान आ रहा है वो ज़्यादातर वहाँ पर एक हफ्ता बिता लेता है और बाद में वहाँ से चला जाता है। ये बात तो अच्छी है कि आज तक किसी भी इंसान की वहाँ पर मौत नहीं हुई, ना जाने क्यों, लेकिन हर इंसान यही कहता है कि वहाँ पर अगर मैं और रुकता तो मेरी लाश फ्लोर से नीचे गिर ही जाती। तो ललिता ने उस पर और थोड़ा सा प्रेशर दिया तो उसने बता दिया कि हाँ, वो उसी लड़की की आत्मा है और वो आत्मा उसी फ्लैट में रहती है और उसे पसंद नहीं कि कोई और आकर उसकी फ्लैट पर कब्जा कर ले। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक लोगों को यहाँ पर ला जा चुका है, लेकिन हर कोई नाकाम रहा है इस कहानी में। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 5वीं कहानी। तो चलो बढ़ती है आज के 6वीं कहानी की ओर, जो हमें राघव जी ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि मैं एक ऑफिस में काम किया करता था, जिस ऑफिस में शाम के 7 बजते ही ऑफिस के पूरे गेट और वगैरह लाइट्स सब कुछ ऑफ करके सबको घर भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के ऑफिस में से सारे लोगों का मानना यही है कि ऑफिस में एक भयानक और गंदी शक्ल वाली आत्मा रहती है, जो अगर 7 के बाद कोई ऑफिस में रहे तो उसे मार देती है। क्योंकि पिछली बार ही 3 लोग ऑफिस में रुके थे जिनका बुरी तरीके से लाशें मिली थी सुबह 9 बजे के करीब। तो ललित का भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तो ललित जी, मतलब जिनका नाम मैं आपको बता नहीं सकता, उनका कहना है कि मेरा इन पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तो मैंने भी ठान ली थी कि मैं भी एक दिन ऑफिस में शाम के 7 के बाद रुकूंगा और देखूंगा आखिर भूत होता कैसे है और सबके सामने इसका सच भी लाऊंगा। तो ललित जी क्या यही कहना था। एक दिन बाद उनके पास ऐसा मौका ही आ ही गया कि उन्हें 7 बजे के बाद ऑफिस में रुकना ही पड़ा। सारे एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद
उनके पास बहुत सारा काम पड़ा था। तो ललित जी ने बाहर की सिक्योरिटी को कहा कि मैं अंदर ही हूँ, तुम गेट मत लगा लेना और सारी लाइट्स ऑन रखना ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। रात के 10:30 बज गए तो ललित जी का शटर की तरफ नजर गई तो शटर अपने आप नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा करके जा रहा था। ललित जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते रहे, लेकिन 5 मिनट बाद ही उनका ध्यान फिर से उस शटर की तरफ गया तो शटर और भी नीचे आ चुका था। तो ललित जी को ऐसा आभास हुआ कि शायद सिक्योरिटी वाला बाहर हो, तो उन्होंने एक बड़ी आवाज़ लगाई, ए सिक्योरिटी, इसे बंद मत करो, मैं अंदर हूँ, मैंने कहा था ना तुम्हें, बंद मत करो। तो इतना कहते ही वो जैसे शटर के पास जाते, शटर एक धड़ाम की आवाज़ से बंद हो गई और उन्होंने अंदर से बहुत आवाज़ें लगाई कि खोलो, मैं अंदर हूँ, खोलो, लेकिन वो नहीं खोल सकी और वो इधर उधर देखने लगे तो ऑफिस की एक एक करके सारी लाइट्स बंद हो गई। ललित जी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्हें आभास हुआ कि डर किसे कहते हैं, और जितने भी सारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप और पीसी थे सारे ऑन हो गए। तो ललित जी को उस पर यकीन होने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक कुर्सी पर बैठ गए और ज़ोर से चिल्लाए, जो भी है मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन इनके सामने तो कोई नहीं आया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जिस कुर्सी पर बैठे थे उन्हें ऐसा लगा कि कोई मेरी कुर्सी को दीवार की तरफ खींच रहा है। वो जैसे खड़े हुए उनकी कुर्सी जोर से उस दीवार से चिपक गई, जैसे किसी ने उस कुर्सी को दीवार में खींचने की कोशिश कर रहा हो। ललित जी को अब बहुत डर लगने लगा। वो वहाँ से निकलकर टॉयलेट की तरफ चले गए, लेकिन वो टॉयलेट में जाते उससे पहले जैसे उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की तो अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी फ्लैश की थी, जैसे अंदर कोई था। तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलो। जैसे उन्होंने दरवाज़ा धक्के से खोल दिया तो देखते हैं कि अंदर तो कोई नहीं था। तभी उनके पीछे से उनके पीठ पर ऐसा ज़बरदस्त वार हुआ कि उनके पूरे पीठ से खून बहने लगा। उन्होंने कहा, जो कोई है मेरे सामने आ जाओ, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अंधेरे में उन्होंने देखा कि 2-3 अंधेरे में काले साए उनके आसपास मंडरा रहे हैं, जो कि डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने डर के मारे वहीं पर नीचे बैठ गए। उन्हें एक धक्का लगा जिससे वो पीठ के बल नीचे की तरफ गिर गए और उन्होंने उठने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीठ की सारी चमड़ी जमीन ने खींच ली हो। उनके पूरे पीठ की बहुत सारी चर्बी जमीन पे चिपक गई थी। शर्ट के फटे जाने के टुकड़े भी नीचे जमीन पर गिरे थे। उन्होंने ये देखा और वो रोने लग गए। फिर उन्हें और एक धक्का लगा जिससे वो अपने छाती के बल नीचे गिर गए और उन्होंने दिमाग में सोचा, मर गया, छाती के तो पूरे टुकड़े हो गए। क्योंकि जब वो खड़े बहुत मेहनत से वो खड़े हुए और उन्होंने देखा कि जैसे पीठ के बल गिरा था वैसे ही छाती के बल गिरने की वजह से छाती पर भी पूरे के पूरे निशान बन चुके और छाती का भी पूरा का पूरा चमड़ा जमीन में चिपका हुआ था। उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे जख्म और उनका शरीर पूरा का पूरा लाल पड़कर खून से तरबतर हो चुका था। इतना कहते ही उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा, भाई जल्दी आ जा यहाँ पर, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। उनका ये कॉल सुनकर उनके दोस्त ने जल्दी से घर से निकलने की कोशिश की और वो ऑफिस आ पहुँचा। उसने जल्दी से जाकर वो शटर उठाया और अंदर देखा कि वो उन्हीं का दोस्त बेहोश हालत में उन्हें मिला। उन्होंने अपने दोस्त को उठाया और एक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर्स ने कहा, ये कैसे संभव है, इनकी पूरे शरीर की चमड़ी निकाल दी गई है और इनके सर पर बहुत गहरा घाव भी है। ये इनके साथ ऐसे किसने किया और इतना करते वक्त ये क्या कर रहे थे। तो दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें ठीक करो इतना ही कहा। दूसरे दिन जब
ललित जी को होश आया तो उनके दोस्त ने पूछा कि तुझे क्या हो गया और तेरे साथ ये सब किसने किया। तो उनके ललित जी ने उनसे कहा कि मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तू ये बात किसी को भी कभी नहीं बताएगा, यह मुझसे वादा कर। उस रात मेरे साथ ये सब हुआ और जैसे मैंने तुझे कॉल किया तो मैं उठ भी नहीं पा रहा था। तभी एक लकड़ी वाली चेयर अपने आप हवा में उड़ गई और वो कुछ इस तरीके से मेरे ऊपर फेंकी गई कि वो बिल्कुल मेरे मुंह पर लगने वाली थी, लेकिन मैं हट गया और दूसरी चेयर उसके पीछे से आकर मेरे सर पर लग गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं और बस तू भगवान की तरह आया और मुझे वहाँ से निकाल कर ले गया। और उसी दिन उसके 4 या 5 दिन बाद ललित जी ऑफिस में आए और उन्होंने अपना राजीनामा देकर उस ऑफिस को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया। और उस दिन के बाद ललित जी का मैं आज तक कोई पता नहीं कर सका कि ललित जी कहाँ गए और किस काम करते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 6वीं कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर ये नया चैनल है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सतर्क रहिएगा क्योंकि कोरोना भी अब बहुत बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल की कहानी का वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो, बाय बाय।